होस्टिंग करने के लिए चांस दिए हैं। इसीलिए हमारा एमडी सर और हमारा नेशनल ट्रेनर चेतन सर को दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही खास और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मैं चाहूँगा आप सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन करके बैठ जाएं। चेक कर लें कहीं अपना साथी जूम में नहीं आए हैं तो जल्द से जल्द उनको इनवाइट कर दीजिए और हमारा जूम सेशन में वीडियो ऑन करके बैठ जाएं। मेरा आशा है कि हमारा जो जूम का टूल्स होता है, हमारा अपना डायरी और पेन सभी लोगों का पास होगा। अगर किसी का पास नहीं है तो जल्द से जल्द अपना डायरी और पेन लेके जूम में बैठ जाएं। दोस्तों, आज है गुरुवार। आज का दिन में जो सेशन होता है हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमको मोटिवेट करता है और हमारा बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है। दोस्तों, आज का दिन है हमारा चेतन सर का, जो हमारे सबके बीच सबके सामने आने वाले हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग देने वाले हैं। ऐसे एक ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हमारा बिजनेस को का रास्ता और भी आसान हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है, हम सेमिनार को कैसे आसान बनाया जाए, क्योंकि सेमिनार जो है हमारा बिजनेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, आइए उस महान शख्सियत को एक जोरदार क्लैपिंग के साथ हम उनको बुलाएंगे, जिनका मोटिवेशन से, जिनका सिखाए हुए रास्ते से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक जोरदार तालियों के साथ हम उनको बुलाएंगे। सो प्लीज वेलकम मिस्टर चेतन सर, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद कुदंडो महर जी। और माय रिचा जाय द मॉर्निंग सभी साथियों को। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह एक कहानी के साथ शुरुआत करेंगे। एक बार क्या होता है, गुरुजी होते हैं, उनके पास एक नया नया शिष्य आता है। तो वो शिष्य को गुरुजी एक बॉक्स देते हैं कि आप एक काम कीजिए, इस बॉक्स को आपको एक जगह पहुंचाना है, लेकिन आपको इस बॉक्स के अंदर क्या ये नहीं देखना है, आपको बस पहुंचा देना है। तो शिष्य बोला ठीक है गुरुजी, बॉक्स दीजिए। उस बॉक्स को लेके चलना शुरू कर दिया शिष्य ने। अब रास्ते में उस बॉक्स के अंदर कोई चीज ऐसे दौड़ भाग रही है, कोई छोटा सा जानवर है उसके अंदर। तो कभी इधर से आवाज आ रही, कभी उधर से आवाज आ रही, कभी बॉक्स ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है। तो ये शिष्य के मन में बहुत ख्याल आया कि इस बॉक्स के अंदर ऐसा तो क्या है जो जिंदा है, लेकिन गुरुजी ने तो देखने को मना किया है। फिर वो आगे बढ़ा, फिर अंदर से कुछ हिलने डुलने की आवाज आती है। ऐसे 10 बार हुआ, फिर उससे रहा नहीं गया और उसने अंदर से खोल के देखा तो अंदर एक जिंदा चूहा था। फिर उसने बॉक्स तुरंत पैक कर दिया और वो जहां पे पहुंचाना था वहां पे पहुंचा दिया। अब जब वो वापिस आ रहा है तो उसके मन में ये विचार जो है ना, वो हथौड़े की तरह लग रहा है कि कोई इंसान एक चूहा क्यों भेजेगा। गुरुजी ने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्सल है भाई, इसको अच्छे से संभाल से लेके जाना, ये बहुत ही कीमती है। अब उसके मन में एक के बाद एक सवाल आने लगे कि चूहा कैसे कीमती हो सकता है, इसको देखने से क्या हो जाएगा, इसको क्यों मना किया, ये क्यों भेजा, जिंदा चूहा क्यों भेजा, बहुत से सवाल। तो वो जब वापिस आश्रम में गया तो गुरुजी को देख के ही पता चल गया कि इस आदमी को कोई ना कोई परेशानी है। उसके चेहरे पे पूरा टेंशन था, बहुत से सवाल थे। तो गुरुजी ने उसको पूछा क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों है आप। तो बोलता है गुरुजी कुछ सवाल जो है वो मुझे जीने नहीं दे रहे, मेरे पूरे चित्त को उसने बिगाड़ के रखा है। बोलता है कि आपने उस बॉक्स के अंदर चूहा क्यों भेजा था। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने चूहा नहीं भेजा था, मैंने विश्वास भेजा था, मैंने भरोसा भेजा था कि तुम उसको खोल के नहीं देखोगे। और वो चूहा नहीं देखा है तुमने, तुमने विश्वास को तोड़ दिया, तुमने भरोसे को तोड़ दिया। तो उस बॉक्स के अंदर चूहा नहीं था दोस्त, विश्वास था। और इस परीक्षा में तुम फेल हो चुके हो। दोस्तों कई बार ग्लास के अंदर जो दरार हो जाती है ना, उसको आप जोड़ भी देते हैं, लेकिन वो दरार दिखती जरूर है। और जो ग्लास होता है उसमें दरार अंदर से छोटी लेकिन बाहर से 4 गुना बड़ी दिखती है। ये विश्वास का भी ऐसा है, ये भरोसे का भी ऐसा है। ये भरोसा जीतने में समय लग जाता है, लेकिन भरोसा के गंवाने में एक इंसिडेंट, एक घटना काफी होती है।
तो हमें अपने भरोसे को बरकरार रखना है, चाहे वो हमारे हार्टलाइन के दिल में हमारे प्रति विश्वास हो, हमारे लोगों के दिल में हमारे प्रति विश्वास हो, चाहे वो हमारे अपलाइन हो, हमारे सीनियर हो, चाहे वो हमारे घर के लोग हो। हमने वो भरोसा जो है उसको ज़िंदा रखने के लिए हमेशा हमें कमिटेड रहना चाहिए और हमें ऐसे कार्य करने चाहिए। चलिए, तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। पिछली बार हमने एक टॉपिक शुरू किया था कि भई सेमिनार जो है, उसको सक्सेसफुल कैसे बनाएँ? और मैंने आपको बहुत ही साफ शब्दों में कहा था कि सेमिनार ही सफलता की चाबी है। सेमिनार ही सफलता की चाबी है। जब तक हम सेमिनार नहीं करेंगे तब तक बिज़नेस में मोमेंटम नहीं आता है दोस्तों। मोमेंटम बड़ी चीज़ है। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में सबसे बड़ी चीज़ है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। जैसे आप कई बार जब मान लीजिए कि किसी स्लोप में पहाड़ से उतर रहे हो और उतरते-उतरते जब आप दौड़ना शुरू करते हो, फिर आप इतनी स्पीड पकड़ लेते हो कि आप खुद रुक नहीं पाते और लास्ट में गिरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता है क्योंकि ब्रेक लगती ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि ब्रेक हम रुकना चाहते हैं, दौड़ रहे, रुकना चाहते हैं, लेकिन हम रोक ही नहीं पा रहे खुद को, क्योंकि हम एक मोमेंटम में चले गए। आप जब साइकिल चलाते हैं, उसको बड़ी तेज चलाते हैं, उसके बाद साइकिल की पेडल मारना बंद कर देंगे, फिर भी साइकिल आगे जा रही है, जा रही है, जा रही है। क्यों जा रही है? वो कौन उसे लेके जा रहा है? जब आप साइकिल पे पहली बार बैठते हैं, जब साइकिल खड़ी है, उस टाइम पर तो उसको चलाने के लिए आपको कितनी ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन एक बार जब साइकिल स्पीड पकड़ लेती, फिर आप पैडल मारना बंद कर दीजिए, फिर भी साइकिल आगे जा रही है, बिना किसी एफर्ट के। उसको कौन लेके जा रहा है? उसको मोमेंटम लेके जाता है। इस ये बड़ी टेक्निकल टर्म है, इंजीनियरिंग में इसको मोमेंटम कहा जाता है, ठीक है? तो सबसे मुश्किल कब होता है? जब साइकिल खड़ी होती है, यानी कि शुरुआत में, कि आपको पूरा खड़े होके पैदल के ऊपर चढ़ जाना पड़ता है, तब जाके थोड़ी-सी चलती है। फिर थोड़ी, फिर जैसे चलना शुरू कर देती है, तो उसका जो फ़ोर्स है, जो रेजिस्टेंस है, वो धीरे-धीरे कम होता जाता है। उसके बाद तो इंसान कभी-कभी पैदल लगा ले, तब भी साइकिल चली जाती है। ये बिज़नेस भी ऐसे ही चलता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं शुरुआत में, कि चलो भई एक आदमी से बात करना है, एक आदमी को प्लान दिखाना है, प्लान करना सीखना है, मीटिंग करना है, सब कुछ शुरुआत में मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप एक मोमेंटम पकड़ लेते हैं, एक स्पीड पकड़ लेते हैं, आपके बिज़नेस वॉल्यूम में हर महीने 15%, 20%, 15%, 20% रफ्तार आना शुरू हो जाती है। फिर कभी-कभार अगर आप 2-4 दिन बिज़ी भी है, एफर्ट नहीं भी दिया, तब भी वो रफ्तार चलती रहती है, बिज़नेस चलता रहता है। तो वो जो मोमेंटम है, वो क्रिएट करना हमारी ज़िम्मेदारी है और वो मोमेंटम जो है, वो सेमिनार से क्रिएट होता है, वो इवेंट से क्रिएट होता है, वो मीटिंग से क्रिएट होता है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और भी आपकी क्लियर करना चाहूँगा। लास्ट टाइम का तो हमारा टॉपिक अधूरा है, उसको हम लोग पूरा भी करेंगे। साथ में मैं आपको कुछ सवाल भी आज पूछने वाला हूँ। तो मोमेंटम जो है वो कैसे क्रिएट होता है? मैं इस सवाल को ना कई साल से पीछा कर रहा था कि यार ये मोमेंटम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मोमेंटम क्रिएट कैसे होता है? ठीक है ना? जैसे साइकिल की अगर हम बात करें तो मोमेंटम क्रिएट करने के कुछ स्टेप है कि भाई चलो पहले तो आप साइकिल पे बैठ जाओ और पहले उसको चलाना शुरू कर दो। पहला पैदल, दूसरा पैदल, तीसरा, चौथा, फिर जब साइकिल थोड़ा चलना शुरू करता है, तो आप थोड़ा और ताकत लगाइए, उसको रफ्तार बढ़ाइए। और अगर आप और तेज़ी से जाना चाहते हो तो अपनी सीट से उठ जाइए और खड़े होके पैदल मारना शुरू कर दीजिए। या तो साइकिल को ऐसी जगह पे लेके चले जाइए जहाँ पे आगे स्लोप हो, तो फिर वो आपकी मेहनत को 4 गुना कर देगा। ऐसा करके आप मोमेंटम क्रिएट कर सकते हो। लेकिन बिज़नेस में मोमेंटम कैसे क्रिएट किया किया जा सकता है? तो बिज़नेस में मोमेंटम क्रिएट करने के भी कुछ स्टेप हैं, ठीक है? जिसकी कुछ-कुछ कंडीशन है। तो पहली जो कंडीशन है कि आपकी टीम में नए लोग जो आते हैं, उनके साथ बेसिक ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, खास करके पहले 15 दिन के अंदर-अंदर। क्योंकि जो नए लोग हैं वो ब्लैंक है, वो ज़ीरो है दोस्तों। मैंने पिछली बार भी मीटिंग में कहा था कि मान लीजिए कि आपने संडे को एक बहुत ही शानदार मीटिंग को अंजाम दिया। लेकिन जो आदमी संडे आपने 4 बजे मीटिंग खत्म कर दिया। अब जो आदमी शाम को 4 बजे के बाद जॉइन किया है या संडे रात को जॉइन किया या मंडे मॉर्निंग को जॉइन किया है, उसको तो अभी कुछ भी नहीं मिला ना, वो तो खाली पड़ा है, वो तो ब्लैंक है। तो इसीलिए रेगुलर इंटरवल पे एवरी 15 डेज पे न्यू जो आपके साथ साथी जुड़ते हैं, उन लोगों के लिए एक ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, जिसमें आपकी टीम पे डायमंड डायरेक्टर हो गए, डबल डायमंड डायरेक्टर हो गए या आपके जो भी टॉप अपलाइन है, जो अचीवर है, जो अर्निंग कर रहे हैं, वो लोग अपनी सेल्फ स्टोरी के माध्यम से लोगों को बताएँगे कि इस बिज़नेस की शुरुआत कैसे होती है। इस बिज़नेस की शुरुआत में क्या-क्या चैलेंजेस आती है, उनको क्या-क्या चैलेंजेस आई थी और जो लोग इस बिज़नेस में आगे बढ़ चुके हैं, उनको क्या-क्या चैलेंजेस आई थी। तो उनसे क्या होता है कि उनको पता चलता है कि ये जो चैलेंजेस मुझे आ रही है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और वो लोग बिज़नेस में अगला 1 मिनट, डेढ़ मिनट तक उनका फ्यूल भर जाता है, उनकी टंकी भर जाती है। अब वो सेट हो गए कि अगला महीना, डेढ़ महीना मैं और इस बिज़नेस को करूँगा, इतना उनका माइंड सेट हो जाता है। वो ये सोच के नहीं करते कि डेढ़ महीना करूँगा फिर छोड़ दूँगा। लेकिन हाँ, उनको इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि अगले महीने तक वो काम कर सके। तो अगले 1 महीने में फिर एक ट्रेनिंग आ जाती है। तो पहली जो चीज़ है वो है एवरी 15 डेज़। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोग को पूछना चाहता हूँ
ये क्वेश्चन आपको खुद को पूछना बहुत जरूरी है कि पिछले महीने मेरी टीम में कितने लोगों ने ज्वाइन किया। ठीक है? ये आपको आप एक एनालिसिस कीजिए कि आपकी टीम में लास्ट मंथ कितने लोगों ने ज्वाइन किया। उनमें से कितने लोगों को विदिन 15 डेज़ उनको बेसिक ट्रेनिंग मिली या उनका किसी भी अपलाइन के साथ एक मिलन हुआ, एक मीटिंग हुआ, बातचीत हुई या वो उस टाइप की किसी मीटिंग में आए हैं क्या? क्योंकि आप दोस्तों देखिए, कोई भी बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है पता है? मेडिकल इंस्पेक्शन। जैसे कि बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ तो जो पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं, ठीक है? और नियो के जो डॉक्टर होते हैं, इसको आजकल नियोलॉजिकल ऐसा कुछ कहा जाता है। मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि एकदम जो ताज़ा जन्मे बच्चे होते हैं ना, उनके डॉक्टर भी अलग होते हैं। जैसे एक होते हैं पीडियाट्रिक, बच्चों के डॉक्टर। लेकिन एकदम न्यू बॉर्न जो होते हैं, न्यू बॉर्न, उनके डॉक्टर भी डिफरेंट होते हैं, उनकी हॉस्पिटल्स भी डिफरेंट होती है। ठीक है? तो वो सबसे पहले बच्चे को चेक करते हैं। इसको कोई परेशानी तो नहीं है, ये अच्छे से साँस ले पा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, सब कुछ चेक किया जाता है। ठीक है? उसके बाद सीधा ही उनका जो फाइल आपको हॉस्पिटल से दिया जाता है, उसमें उसका वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है, पहला वैक्सीन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जब कोई व्यक्ति नया आता है ना बिज़नेस के अंदर, तो उनको भी ऐसा एक शेड्यूल हमारी ओर से एक शेड्यूल मिलना बहुत ज़रूरी है। उनको देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपकी एक सिस्टम होनी चाहिए कि भई एवरी 15 डेज़ हमारा बेसिक ट्रेनिंग हो रहा है। ठीक है? फिर मैंने तो लास्ट टाइम बोला था कि वीकली सेमिनार पे चले जाओ, लेकिन वीकली नहीं होता तो मंथली तो मस्ट है। मंथली तो करना ही करना है। अगर मंथली नहीं कर रहे, तो फिर तो हम क्या कर रहे हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर तो हम जो है अपने बिज़नेस को डाउन लेने जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर मंथली से 15 डेज़ पे चले जाए, 15 पे फिर वीकली पे चले जाए, तो हमारा जो नया साथी आ रहा है, वो कोशिश करेंगे वो वीकली मीटिंग में आए। उसके बाद हर 45 डेज़ में एक ट्रेनिंग मीटिंग हो और हर 3 महीने में या तो 6 महीने में एक बड़ा सेमिनार हो जहाँ पे रिकॉग्निशन किया जाए। सेमिनार्स तो करने हैं, लेकिन ट्रॉफीज़ और सेलिब्रेशन उस टाइप का रिकॉग्निशन किया जाए, जहाँ पे कार सेलिब्रेशन हो, बड़ी रैंक्स को अचीव किया जाए, किसी ने डायमंड अचीव किया, डबल डायमंड अचीव किया है, ठीक है? और कंपनी जो है वो अपने शेड्यूल के हिसाब से टाइम टू टाइम जो है ग्रोथ मास्टरी प्रोग्राम करती है। तो वो ये 4-5 चीज़ें जब आप उसमें आदमी जुड़ जाता है ना, तो इसको बोलते हैं प्लग इनटू द सिस्टम। कि भाई अब ये सिस्टम में प्लग हो गया, ये आदमी सिस्टम में प्लग हो गया। अब आप कितना ही अच्छा साउंड सिस्टम हो, लेकिन अगर आपका प्लग ढीला है, तो आपका साउंड बजेगा नहीं। ठीक है ना? आप दुनिया का सबसे अच्छा टीवी हो, लेकिन वो प्लग जो पावर सप्लाई है, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप टीवी चालू नहीं होगा। बड़ा सिंपल बात है। तो प्लगिंग टू द सिस्टम, लोगों को सिस्टम के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये सवाल खुद को पूछना चाहिए कि कितने लोग मेरी टीम में जुड़े? उनमें से कितने लोगों को बेसिक ट्रेनिंग मिली? कितने लोग सेमिनार तक पहुँचे? Without basic training, without any basic meeting, without any seminar, you cannot expect your people to perform. You cannot expect your people to continue with the business. आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बिजनेस में कंटिन्यू करे। वेरी सिंपल। ठीक है ना? तो जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ, उसको आप 4 दिन 10 दिन अटेंड नहीं करोगे, माँ से अलग कर दोगे, कोई ध्यान नहीं देगा, तो वो मर जाएगा 100%। और उसी तरीके से कई सारे लोग जो है बिजनेस में आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ये सिलसिला चला रहता है। तो ये एक मोमेंटम क्रिएट करने के लिए ये एक सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सिस्टम से मोमेंटम क्रिएट होता है और मोमेंटम इतना क्रिएट हो जाता है कि आपको पता नहीं होता है कि आपकी टीम में कहाँ से कौन सिल्वर निकल गया, कहाँ से कौन गोल्ड निकल गया। फिर ऐसा टाइम आता है कि हर हफ्ते ही कोई रॉयल्टी होल्डर बनता है, हर हफ्ते कोई सिल्वर बनता है, कोई गोल्ड बनता है। धीरे 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 रॉयल्टी होल्डर्स की तादाद बढ़ती जाती है, धीरे धीरे डायमंड क्लब की तादाद बढ़ती जाती है, फिर प्लानर की तादाद बढ़ती जाती है, फिर ऐसे लोगों का तादाद बढ़ती जाती है जो सूट में है, ड्रेस कोड में है, स्टेज पे बोलने वाले लोग बढ़ते जाते हैं। फिर वो मोमेंटम जब बहुत आगे चला जाता है, पतंग इतनी ऊपर चली जाती है कि हर हफ्ते फिर कोई डबल डायमंड का पोस्टर आता है, कोई क्राउन का पोस्टर आता है। आप लोग देखे होंगे बार बार क्राउन के पोस्टर आ रहे हैं, बार बार डबल डायमंड के पोस्टर आ रहे हैं, कार अचीवर के इतने पोस्टर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पतंग बहुत ऊपर चली गई। हम लोग जब पतंग उड़ाते हैं ना जनवरी महीने में, तो पतंग को चढ़ाने में बहुत कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन एक बार जिसकी पतंग ऊपर चली गई है, उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर वो पतंग अपने आप उड़ती रहेगी। और वो वहां पे कट भी जाती है ना, तब भी यहाँ नहीं गिरती, यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे गिरती है। तो वो पतंग को ऊपर लेके जाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए मोमेंटम क्रिएट करना एक कंपलसरी चीज है और उसके लिए सेमिनार्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? अपने सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कुछ सवाल आज पूछना चाहता हूं, जो थोड़े टॉपिक से अलग भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने से इसको लेके चल रहा हूं, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सवालों को पूछने का। पहला मेरा सवाल आपको ये है कि आपके पास लैपटॉप है कि नहीं? दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में सीरियस है कि भाई मुझे इस बिजनेस में 1 लाख इनकम पे जाना है और मैं
मतलब 100% जाना चाहता हूँ। ये कोई नहीं है कि कोशिश करूंगा, देखेंगे, होगा तो करेंगे, ट्राई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इस बिजनेस को काफी टाइम से कर रहे हैं, आपको 2-4 महीना हो गया है और आपने बड़ी इवेंट्स भी अटेंड कर ली है। आपने अपने लीडर्स को भी मिल लिया है, आपने ऐसे लोगों को भी देख लिया है जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया कमा रहे हैं। आप ज़ूम मीटिंग में भी आते हैं और आपका माइंड सेट हो चुका है कि अब इस बिज़नेस को मुझे करना है। ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे और सिस्टम भी बहुत बढ़िया है और मुझे आगे बढ़ना ही है। तो लैपटॉप कंपल्सरी है, मस्ट है, मस्ट। आप जब किसी इंसान को मिलते हैं ना, आप कितने भी प्रतिभाशाली हैं, पहले वो आपको सुनते नहीं है, पहले वो आपको देखते हैं। तो जब वो आपको देखते हैं ना, तो आपके ड्रेस कोड को देखते हैं, आपके पास कैसा बैग है, आपके पास लैपटॉप है कि नहीं। कई बार मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास लैपटॉप है ना, उसको हर मीटिंग में लेके जाओ। आप प्लान दिखाने से पहले लैपटॉप चालू करके रख दो, फिर उसमें कुछ ना दिखाओ, कोई बात नहीं, जरूरत ना पड़े तो ना दिखाओ, लेकिन वो लैपटॉप जो चालू करके रखा है ना, वो आपकी एक इंप्रेशन क्रिएट करता है कि आप एक बिजनेस पर्सन है, आप एक बिजनेस वूमन है, आप एक बिजनेसमैन है, आप अपने काम को लेके काफी सीरियस है। आपने अपने काम को काफी सीरियसली लिया है, इसीलिए आपने लैपटॉप भी परचेज किया, आप एक प्रॉपर ड्रेस कोड में है, आपके पास एक अच्छा अच्छा बैग है, आपके पास सारे टूल्स है, मतलब आप इस काम को लेके सीरियस है। बड़ी सिंपल बात, ठीक है ना? तो ये खुद पे इन्वेस्ट करने की बात है, ये अपने आप पे इन्वेस्ट करने की बात है। वी आर वेरी लकी कि हमारे बिज़नेस में हमें कोई बड़ा-सा ऑफ़िस रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई शोरूम ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई एम्प्लॉइज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सरकार से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई फैक्ट्री सेटअप खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मशीन्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। माय रिसर्च बोलती है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सब हम मैन्युफैक्चर करेंगे, आपको उसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सीधा मालिक बनो। आपको पता नहीं है एक-एक प्रोडक्ट के पीछे कितना एनालिसिस किया जाता है और कितने महीनों के प्रोसेस के बाद वो प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। ऐसा नहीं कि दिन में ख़्याल आया, आज आया, सोमवार को और मंगलवार को लॉन्च हो गया। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे इतना मेहनत किया जाता है, कंपनी की कंप्लीट टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो पूरा रिसर्च कर करके प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं और उसके बाद भी डेवलपमेंट के बाद कंपनी को लगता है ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो उसको लॉन्च नहीं करते हैं। वो हमें पता नहीं होता है क्योंकि कंपनी क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। चलिए ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन सबसे मेन बात है कि वो जो हेडेक है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। जितने लोग ट्रेडिशनल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग को पता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में एक लाइन फेमस है कि जो बनाता है वो बेच नहीं सकता, जो बेचता है वो बना नहीं सकता। जो बनाता है वो बेच नहीं सकता, जो बेचता है वो बना नहीं सकता। ठीक है? तो बनाने का जो पूरा एक लोड है, एक टेंशन है, एक पूरा एक लेंथी जो प्रोसेस है, जिसमें कई सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, कई सारे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो वो पूरा कंपनी कर रही है। आप एक प्रोडक्ट तो बना के देखो, आपको पता चलेगा, ज़िंदगी गुज़र जाएगी, ज़िंदगी भर की पूँजी लग जाएगी वहाँ पे। लेकिन कंपनी बोलती है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप सीधे इसके मालिक बनिए, सारा का सारा काम जो है वो हम लोग करें, आप सीधे इसके मालिक बनिए। तो आपको अपने एंड से अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, वो करनी चाहिए और उसमें एक चीज़ है लैपटॉप। आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है? बहुत काम करेगा। देखिए, सुई जो काम कर सकती है, वो आप और मैं नहीं कर सकते। एक छोटी-सी चाबी, करोड़ों रुपए का महल है, लेकिन एक छोटी-सी चाबी अगर गायब होगी तो आप उस महल के बाहर खड़े रहेंगे, अंदर नहीं जा सकते। छोटी-सी चाबी। आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी हो सकती है, लेकिन उसमें टायर में 10 रुपए की हवा नहीं है, तो वो नहीं चलेगी गाड़ी। आप थोड़े चलेंगे, आपके टायर बर्स्ट हो जाएँगे, क्योंकि बिना हवा के टायर चलेंगे नहीं। वो 10 रुपए की हवा करोड़ों रुपए की गाड़ी को रोक देती है। ये टूल्स टूल्स जो कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, लैपटॉप। अब यहाँ पे भी आपको कोई लाख 2 लाख रुपए का लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रेम सर ने लिया है अभी लाख 2 लाख रुपए का। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो उस लेवल पे है तो लेते हैं। लेकिन जो बिगिनर है हमारे, नए साथी है, उनको क्या करना चाहिए? 25-30 हज़ार में आज की डेट में बढ़िया से लैपटॉप आ जाते हैं। क्योंकि हमें कोई हाई-फाई ग्राफिक कार्ड्स इसमें चलाने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई प्रोग्रामिंग के लिए लैपटॉप की ज़रूरत नहीं, हमें कोई ऑनलाइन गेमिंग के लिए लैपटॉप नहीं चाहिए। तो आप जब लेने जाएँगे ना, तो आपको वो दुनिया भर की चीज़ें बताएगा, लेकिन आप उसको बोलिए कि मुझे सिंपल चाहिए, मुझे खाली ज़ूम मीटिंग अटेंड करनी है, पीपीटी चलाने है, मुझे अपनी कंपनी की वेबसाइट खोलनी है, इसके अलावा मेरा कोई यहाँ पे ज़्यादा पर्पज़ नहीं है। तो आपको वो 25-30 हज़ार में भी मिल सकते हैं और अगर आप 5,000 रुपए देके भी बजाज के कार्ड वगैरह से भी आप लैपटॉप वगैरह ले सकते हैं। लेकिन ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ वी आर इन द शो बिज़नेस एंड देयर इज़ नो बिज़नेस लाइक शो बिज़नेस। दुनिया में शो बिज़नेस जैसा कोई बिज़नेस नहीं है, इतना शानदार बिज़नेस है। तो थोड़ा तो शो करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना? तो दूसरा मेरा सवाल है कि आपका आपका मोबाइल कैसा है?
दोस्तों हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, हम सपने पूरे करने की बात करते हैं और हमारे फोन पे यहाँ पे सेलो टेप लगी होती है पीछे, स्क्रीन टूटी हुई, उसमें कुछ किया हुआ है, सेटिंग किया हुआ है। देखिए आपके पास अच्छा फोन होना चाहिए, और जितने लोगों की अर्निंग अच्छी है, 1 लाख के आसपास कमा रहे हैं ना, उनके पास तो ऐसा फोन होना चाहिए कि उनके जितने भी डाउनलाइन है ना, वो उन फोन को देख के वो ऐसा फोन लेने का सपना देखे। देखिए बड़ी सिंपल बात है, आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जैसे जिंदगी लोग जीना चाहे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। एक लाइन है ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे या बनना चाहे आपके जैसा। तो आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, आप 80-90 हजार रुपया कमा रहे हैं, आपकी रैंक बहुत अच्छी है, तो आपके पास एक अच्छा फोन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो आप शान से अपने फोन को ऐसे रखोगे, ठीक है ना, या फिर आप अपने फोन को छुपाते फिरोगे, ऐसे करके निकालोगे, हाँ सर हमारी इज्जत बनी, क्योंकि दो लोग सामने बैठे हैं, उनको पता चल जाएगा मेरे फोन में टैप लगा हुआ है। इतना कंजूसी भी अच्छा नहीं है। कंजूस के ऊपर एक कहानी सुनाता। एक बार क्या हुआ, एक आदमी बड़ा कंजूस था, बड़ा फेमस था कि इससे बड़ा कंजूस गांव में कोई नहीं, आसपास के गांव में कोई नहीं। अब एक बार उसको पता चला कि यहाँ से 25-30 गांव बाद एक कंजूस आदमी है, तो मेरा भी बाप है। किसी ने उसको बोला, भाई तुम तो कुछ भी कंजूस नहीं हो, आज से 25 गांव दूर एक आदमी है जिसकी कंजूसी की कहानी तुम सुनोगे ना, तो तुम खुद को कंजूस कहोगे नहीं, तुम्हारा तो कोई एक से मतलब 1 से 10 में वो है, तुम्हारा 11वां नंबर आएगा। अब ये आदमी को लगा, यार मुझसे ज्यादा कंजूस कौन होगा, और होगा तो होगा, लेकिन कैसा होगा, किस टाइप की कंजूसी करता होगा, मुझे तो जानना है। वो आदमी 25 गांव का सफर तय करके वहां पे पहुंच गया। और पहले तो वो उसके घर के बाहर 2 घंटे खड़ा रहा कि यार ये आदमी क्या है क्या नहीं, मुझे जानना है। फिर 2 घंटे इंतजार करने के बाद उसने दरवाजा नॉक किया, और दरवाजा खुला, तो उसके बेटे ने दरवाजा खोला। तो बोलता है, बेटे आपके पिताजी कहाँ पे? बोलता मेरे पिताजी तो घर पे नहीं है। बोला मैं बड़े दूर से आया हूँ उनको मिलने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है वो दुनिया के सबसे बड़े कंजूस आदमी है। बोला हाँ ये बात तो सही है, दुनिया के सबसे बड़े कंजूस तो है। बोला मुझे एक बार उनके दर्शन करने थे, क्योंकि मेरे गांव में मुझे बड़ा कंजूस माना जाता है, लेकिन मुझसे भी इतने बड़े कंजूस है, तो मुझे एक बार उनको दर्शन करना था। बोला वो आपकी बात सही है, लेकिन वो अभी यहाँ पे है नहीं। बोला ऐसा है? बोला हाँ, वो तो कब आएंगे पता नहीं। बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। बोला रुकिए, हमारे घर पे कोई खाली नहीं जाता है। ऐसे करके बेटा क्या करता है, वो उसको घर में गया, वापिस आया और बोलता है आम लीजिए। अब ये आदमी सोचता है आम कहाँ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको ऐसे हवा में आम बना के देता है, हवा में आम ड्रॉ करके ऐसे करके बोला आम लेके जाइए, 2 लेके जाइए। अब ये आदमी सोचता है अरे बाप रे, उड़ी बाबा, बेटा इतना कंजूस है तो बाप कैसा होगा, हवा में आम ड्रॉ करके दे रहा है, बेटा इतना दिमाग वाला है तो बाप कैसा होगा। वो बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के सामने चला गया, फिर रोड के किनारे खड़ा रह गया कि मैं इसको मिले बिना जाऊंगा नहीं, चाहे 1 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे तो अब तो इसको पक्का मिलना है। तो शाम को वो आदमी आया, दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस। वो आया, घर में एंटर हुआ, तो ये भागा भागा घर की दीवार के पास चला गया, चुपके से सुन रहा है कि क्या बातचीत हो रहा है। बोला पिताजी आज मैंने ऐसा काम किया है कि आपका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा, कि मेरा बेटा इतना समझदार है। बोला क्या हुआ? बोलता आज एक इंसान आया था आपको मिलने के लिए, बोलता है मुझे दुनिया के सबसे कंजूस आदमी से मिलना है। तो मैंने बोला आप तो यहाँ पे है नहीं, और कब आएंगे पता नहीं। बोलता है अच्छा फिर बोलता है जाते जाते मैंने उनको 2 आम दिए। कैसे दिए? बोला ऐसे हवा में आम ड्रॉ करके दे दिए। तो पिताजी ने बेटे को एक चांटा मारा। बोला मुझे क्यों मारा? बोला पागल इंसान, 2 देने की क्या जरूरत थी, और इतने बड़े बड़े ड्रॉ करने क्या, छोटे से छोटे दे देता। इतना तू कंजूस आदमी का इंसान है, समझता नहीं, 2 आम दे दिए तूने। तो वो आदमी अपना सर पटक के भागा के भाई, इससे बड़ा कंजूस तो मैं नहीं हो सकता। हवा में ड्रॉ किए है, उसमें भी बोलता है बड़े बड़े दे दिए, 2 क्यों दे, एक देना था, ठीक है ना। तो ऐसी कंजूसी करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। देखिए इस बिजनेस में 2 चीज है दोस्तों, ये बड़ी शानदार चीज है, इसको अगर आप समझ गए तो। एक चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो पैसों से नहीं होती, और दूसरी चीज है जो आपके कंट्रोल में है, जिसको कई एक हद तक पैसों से किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एक आदमी अगर मेरे पास आके बोलता है सर मैं आपको 50,000 देता हूं, मुझे आज ही लीडर बना दो, तो वो तो नहीं होगा ना। 50,000 क्या, 50 लाख लेगा, तब भी उसको 4 घंटे में लीडर कैसे बना सकता है। एक आदमी आया, बोला सर मुझे अगले 1 घंटे में बेस्ट प्लानर बनना है।
भाई आप अगले 1 घंटे में प्लानर बन सकते हो कि भाई आप इतना सीख सकते हो कि प्लान दिखाना शुरू कर दो। लेकिन बेस्ट प्लानर बनने के लिए तो आपको कुछ समय लगेगा। आपको खुद मार्केट में जाना पड़ेगा, कुछ लोग की ना सुननी पड़ेगी, कुछ लोग को जोड़ना पड़ेगा, बहुत से ऑब्जेक्शन जानने पड़ेंगे। ठीक है, उस ऑब्जेक्शन को मास्टर करना पड़ेगा। तो इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस और इट कैन नॉट बी डन इन जस्ट 1 आवर। वो 1 घंटे में नहीं हो सकता, एक दिन में नहीं हो सकता। ये चीजें आप पैसों से नहीं कर सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके लिए आपको सर्टेन एफर्ट्स जो देने पड़ेंगे वो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन मैं चाहूं तो दुकान में जाके 4 अच्छी टाई खरीद सकता हूँ। मैं अपने ड्रेस कोड को 1 घंटे में ठीक कर सकता हूँ, एक दिन में ठीक कर सकता हूँ। मैं अपने मोबाइल को एक दिन में बदल सकता हूँ। ठीक है ना? मैं अपने मुझे लैपटॉप परचेस करना है तो वो तो मैं आज ही ले सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई दुनिया भर का समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये करना चाहिए, थोड़ा टेंशन उठाना चाहिए, थोड़ा लोड भी लेना चाहिए। लोड लेंगे तभी हम जो है लीडर बनेंगे। ठीक है ना? तो जैसे आपने अच्छा फ़ोन ले लिया, हो सकता है 3-4 हज़ार का इंस्टॉलमेंट है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लोड लीजिए, लोड लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। 4,000 के इंस्टॉलमेंट से घबरा गए, स्टेज पे जाके 2 लाख कमाने की बात कर। ऐसे-ऐसे मुट्ठी मार, ऐसे मैं 2 लाख कमाऊँगा, ऐसे। ऐसे-ऐसे पता नहीं क्या-क्या करते हैं और बोलते हैं कि ये मोबाइल लीजिए 4,000 का इंस्टॉलमेंट है। नहीं, नहीं भाई 4,000 कौन भरेगा? तो ये जो मानसिक लेवल है ना इसको बड़ा करना है और ये आपको ही करना है। ठीक है ना? ये कोई नहीं कर देगा। आपके सीनियर आपके प्लान दिखा सकते हैं, आपके साथ होम मीटिंग कर सकते हैं, आपकी टीम में ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको करनी है वो आपको ही करनी है। ठीक है ना? तो ये डेवलपमेंट आपको करना चाहिए कि आपके पास लैपटॉप है कि नहीं, आपका मोबाइल कैसा है? आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अच्छा मोबाइल लें। मैं किसी कंपनी का यहाँ पे मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप सैमसंग का खरीदें या आईफ़ोन का खरीदें। लेकिन आपका मोबाइल ऐसा होना चाहिए कि जब आप किसी भी इंसान के सामने प्लान दिखाने बैठे, तो वो इंसान के फ़ोन से आपका फ़ोन बहुत बढ़िया हो। ठीक है ना? हम शो बिज़नेस में हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। हम देखिए कोई आदमी आपकी जेब में हाथ नहीं डालेगा, कोई आदमी आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं माँगेगा। इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा अर्निंग की है रतन पारिया सर ने। कभी आपको पारिया सर मिलेंगे तो आप उनको पूछिए कि आज तक कोई इंसान आपको मिला जिसने बोला कि मुझे आपका बैंक स्टेटमेंट देखना है? नहीं। आप लतीकुल जी को पूछिए, बासदेव जी को पूछिए, बागची सर को पूछिए, आप प्रेम सर को पूछिए, किसी भी लीडर को पूछिए। कोई कभी नहीं पूछता है कि आपका बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, हमें विश्वास नहीं है कि आप 1 लाख रुपया अर्निंग कर रहे हैं या 5 लाख रुपया अर्निंग कर रहे हैं। लोग आपकी लाइफ़स्टाइल को देख। अगर आप 10 लाख की गाड़ी से उतरते हैं, आपके पास अच्छा फ़ोन है, तो लोग आपको पूछते नहीं है कि आपको हमारी छत से इनकम आती है कि नहीं, वो दिख रही है। ठीक है ना? तो ये आपका टारगेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छा फ़ोन और अच्छा लैपटॉप हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे जाके जो है आप गाड़ी प्लान कर सकते हो और अगर आपकी इनकम 70-80,000 है, आप गाड़ी ले लीजिए। आप अभी नहीं लगे तो कब लेंगे? आप क्यों इस बिज़नेस को कर रहे हैं? आप फ्यूचर के लिए नहीं कर रहे, प्रेज़ेंट को एन्जॉय करने के लिए कर रहे हैं ना। अगर आपकी रैंक अच्छी है और आप अच्छी इनकम में है, तो आपकी गाड़ी लेने से और गाड़ी का सेलिब्रेशन करने से आपके बिज़नेस में और जंप आएगा। आपकी टीम में 5 लोग भी टारगेट ले लेंगे ना कि मुझे भी ऐसी गाड़ी परचेज़ करनी है, तो उससे आपका बिज़नेस और आगे बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि सर मेरी इनकम इतनी है, मेरा बिज़नेस का स्ट्रक्चर ये है, तो मुझे कौन-सी गाड़ी लेनी चाहिए? गाड़ी तो गाड़ी होती है, गाड़ी तो गाड़ी होती है ना, ठीक है ना? तो आप देखिए आज की डेट में स्विफ्ट, अल्टो ये जो गाड़ी है वो लोगों के लिए भी बड़े सपने हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं उनके लिए तो सपना ही। लेकिन एक आदमी बोलता है नहीं सर मैं सीधा मर्सिडीज लूंगा, जब तक मर्सिडीज नहीं ले पाऊंगा तब तक मैं गाड़ी नहीं लूंगा। तो ये आपने क्या किया, आपने अपने लिए ही एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। आपने अपने सामने एक पहाड़ खड़ा कर दिया कि अब मैं इसको चढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता है, पहली गाड़ी फिर दूसरी फिर तीसरी इस तरीके से आपका चलता रहता है। तो उसके लिए विजुअलाइज करना भी जरूरी है ना कि आप प्रॉपर तरीके से मॉडल सेट करें, विजुअलाइज करें और प्रॉपर पूरा विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। एक आदमी ने विजुअलाइज किया कि हे भगवान मुझे 4 व्हील दे दो, 4 व्हील दे दो, 4 व्हील मैं चलाऊँ, बस रोड पे 4 व्हील लेके निकलूँ, 4 व्हील कोई गाड़ी विजुअलाइज़ नहीं किया। तो उसको ठेला मिल गया, पानी पूरी का ठेला होता है, उसमें भी 4 व्हील होते हैं, रोड पे लेके जा रहे हैं। एक आदमी ने विजुअलाइज़ किया कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि मैं एसी वाले कमरे में बैठा हूँ, बिंदास बैठा हूँ, कोई आके मुझे कुछ नहीं है। मेरे पास एक ब बंदूक है, बंदूक भी होनी चाहिए अपने पास। तो वो एटीएम का चौकीदार बन गया। एटीएम में एसी में है और उसके पास बंदूक भी हमेशा 24 घंटे रहती है। ठीक है? तो ये एटीएम का चौकीदार बन गया वो, दोनों इच्छा पूरी होगी उसकी। वो एटीएम का चौकीदार एसी में भी बैठता है और उसके पास बंदूक भी होती है। ठीक है ना? अब एक आदमी ने विजुअलाइज़ किया कि मैं 24 घंटे पैसा गिनते रहूँ, पूरा दिन पैसा गिनता रहूँ, पैसा उसको बैंक में कैशियर की नौकरी मिली। आओ भाई पूरा दिन पैसे गिनो, कोई 5,000 उठा रहा है, कोई 10,000 उठा रहा है। तो विजुअलाइज़ प्रॉपर तरीके से करना ज़रूरी है, अधूरा करेंगे तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। ठीक है? चलिए अब हम टॉपिक में जाते हैं, आज भी मेरा टॉपिक अधूरा रह जाएगा। तो
हाँ, मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने एक चेकलिस्ट रखना चाहता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट है। कुदंडो जी मेरी अगर स्क्रीन दिख रही है तो एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। वेरी गुड, चलिए। देखिए दोस्तों, ये चेकलिस्ट मैंने रेडी किया है और मैं इसको आज व्हाट्सएप ग्रुप्स में छोड़ दूँगा, ठीक है? आप कोई भी सेमिनार जब करते हैं ना, तो आपको इतनी चीज़ों को चेक करना है कि ये चीज़ें हमारे पास है कि नहीं। सबसे पहले प्रोजेक्टर का प्रॉपर इंतज़ाम हुआ है कि नहीं? क्योंकि विदाउट प्रोजेक्टर आप जो है स्टेज पे प्लान कैसे दिखाएँ? वो ज़माना चला गया, जब आप बोर्ड के ऊपर लिख-लिख के प्लान दिखाते थे। आज की डेट में बोर्ड पे के प्लान दिखाएँगे तो कोई भी हमारी बात से इम्प्रेस नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, हम बात कर रहे हैं हेल्दी इंडिया की, हम बात कर रहे हैं वेल्दी इंडिया की, हम बात कर रहे हैं कि भाई 40 साल में जो आप इनकम करेंगे, जो सपने पूरे नहीं कर पाएँगे, वो यहाँ पे 4 साल में हो जाएँगे। तो हमें एडवांस रहना बहुत ज़रूरी है, प्रोजेक्टर इसके लिए मस्ट है, ठीक है? प्रोजेक्टर के बारे में भी मैं आप लोग को कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। देखिए, जाएँगे तो मेरे ख्याल से वो ₹10,000 से शुरू हो जाता है, ₹15,000 या फिर 20,000 में तो फिर बहुत अच्छा आ जाएगा। पहले एक ज़माना था जब ₹50,000 के, ₹60,000 के प्रोजेक्टर आते थे, ठीक है? लेकिन अभी इतनी सारी कंपनियाँ प्रोजेक्टर बनाती हैं और इतनी कॉम्पिटिशन हो चुकी है यहाँ पे कि 15,000 आस-पास में भी आप प्रोजेक्टर जो है वो ले सकते हैं। अब कुछ टीमें क्या करती है पता है? वो हर मीटिंग में प्रोजेक्टर रेंट पे लेके आते हैं और प्रोजेक्टर कितने का आता है रेंट, कहीं पे ₹1,500 लेते हैं, कहीं पे 2,000 लेते हैं, तो कहीं पे उससे ज़्यादा भी ले लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज जो है वो ₹1,500 आप रेंट दे रहे हैं। उसके बदले अगर टीम के लीडर्स मिलके या तो कोर कमिटी मिलके अगर प्रोजेक्टर परचेज कर लिया, मान लीजिए कि हमारी कोर कमिटी में जो है वो 30 लोग हैं और 30 लोगों ने 500-500 रुपये दिया और 15,000 रुपये इकट्ठा हो गया। या तो मेन लीडर है जो अच्छी अर्निंग करे, उन्होंने बोला चलो भाई 5,000 रुपया मैं दूंगा, बाकी थोड़ा बहुत कलेक्शन आ गया, तो हमने प्रोजेक्टर अपना खुद का ही बसा लिया। तो इससे क्या होता है पता है कि कहीं पे भी मीटिंग है तो आपके उस मीटिंग का जो कॉस्टिंग है, हमने पिछली मीटिंग में जो फाइनेंस मैनेजमेंट की बातचीत की थी ना, कॉस्ट कैलकुलेशन की बातचीत की थी कि हमारी इवेंट में खर्चा कितना हो रहा है, उसमें सीधा 1,500 रुपया कम हो। अब ये जो 15,000 का आपने प्रोजेक्टर लिया है, इससे अगर आपने 1,500 मीटिंग कर दी ना, 1500 मीटिंग, उससे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा होगी। आप कितनी भी मीटिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर प्रोजेक्टर अच्छा है तो ऐसे एकदम से बिगड़ नहीं जाता है, उसकी भी वारंटी होती है ना 2-3 साल की। और हमारे सिस्टम में तो हमें प्रोजेक्टर की बार-बार ज़रूरत पड़ती है। आप एक बड़ी सी ग्रुप मीटिंग कर रहे हो, वहाँ पे भी लगा सकते हो। कोई बड़ी सी होम मीटिंग है, वहाँ पे भी आपने चला दिया। आप किसी गाँव में मीटिंग करने गए, वहाँ दीवार पे भी प्रोजेक्ट कर दिया आपने। तो प्रोजेक्टर तो छोटा-सा है, इसको आप कैरी कर सकते हैं। आपके पास गाड़ी है तो बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपने 1500 मीटिंग कर दी, तो आपको ₹10 पर मीटिंग पड़ा, जो अभी आप 1500 मीटिंग ₹1,500 पर मीटिंग पड़। तो ये करना चाहिए, हर लीडर का एक टारगेट होना चाहिए कि भई जो लोग बिज़नेस में ग्रो करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं उनकी बिज़नेस उनकी टीम बहुत तेज़ी से ग्रो करे, उनकी इनकम ग्रो करे और उनकी टीम में मल्टीपल जगह पे मीटिंग्स हो, उनका ये टारगेट होना चाहिए कि आगे जाके या तो पूरी टीम मिलके प्रोजेक्टर परचेज़ करे या तो लीडर खुद भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है अपने बिज़नेस को लेके, आप कितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लोग रेंट पे भी ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आपको ले लेना चाहिए। उसके बाद लैपटॉप जो है, आपके पास 2 लैपटॉप होना ज़रूरी है। एक लैपटॉप पीपीटी के लिए होना चाहिए और दूसरा लैपटॉप जो साउंड सिस्टम के लिए सेपरेटली होना चाहिए। साउंड सिस्टम के लिए आपका इतना प्रिपरेशन होना चाहिए कि जो लोग साउंड सिस्टम में बैठे हैं ना, वो लोग हर चीज़ के लिए वो अपना म्यूज़िक या साउंड अलग से रखें। फिर एंट्री के टाइम पे ये बजाएँगे हम, फिर होस्ट को जब स्टेज पे बुलाएँगे तो ये वाला म्यूज़िक बजेगा, फिर प्लानर को बुलाएँगे तो ये गाना बजेगा, फिर जो है अपलाइन को बुलाएँगे तो ये गाना बजेगा, सिल्वर को बुलाएँगे तो ये गाना बजेगा। वो पूरा उनका प्रिपरेशन होना चाहिए। क्योंकि म्यूजिक जो है ना वो हमारे अंदर की एनर्जी को जगा देता है। किसी भी इवेंट में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वाइटल चीज होती है साउंड सिस्टम। अगर साउंड सिस्टम प्रॉपर है, अच्छा है, तो बोलने वाले को ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। विदाउट एफर्ट वो बोलता है और जब विदाउट एफर्ट बोलता है ना तो वो अपनी पूरी की पूरी ताकत कहाँ पे लगाता है, मुझे क्या बोलना है उसको सोचने में। ठीक है? लेकिन बोलने में चिल्ला-चिल्ला के बोलना पड़ रहा है तो क्या होता है पता है? वो कुछ भी हो जाए, वो फिर 3 घंटा नहीं बोल पाएगा, वो कैसे भी करके वो शॉर्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो कम्फर्ट फ़ील नहीं करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आज देखिए इंडिया में ऐसा ज़माना आ चुका है कि भई गर्मी इतनी बढ़ चुकी है हमारे यहाँ पे, सभी जगह पे प्लेन एरियाज़ में बहुत गर्मी हो रही, तो आप कोशिश कीजिए कि आप एसी वाला ही होल करें। क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे बिठा रहे हैं। अब जहाँ पे एसी नहीं हो तो वहाँ पे फिर पंखे चलाने पड़ते हैं और पंखों का आवाज़ इतना है
कि साउंड सिस्टम कितनी भी अच्छी होगी, वो आवाज नहीं जाएगा, पंखे हेलीकॉप्टर की तरह चलते रहेंगे। तो जब इंसान कंफर्ट में नहीं है, कंफर्ट में नहीं बैठा है, तो फिर उसके दिमाग में चीजें नहीं जाती, वहां से भागने की बातचीत करता है। ठीक है, तो लैपटॉप आपके पास दो होने चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बोला कि लैपटॉप लैपटॉप तो आप ग्रुप मीटिंग में, होम मीटिंग में, सब जगह पे आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। तो इवेंट में आपके पास दो अलग अलग लैपटॉप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साउंड सिस्टम के लिए आप एक प्रॉपर जो है फोल्डर बना दीजिए अलग अलग साउंड का, और आपको पता होना चाहिए कब साउंड प्ले करना है। जैसे आपका मीटिंग अगर रेडी हो गया ना, जैसे आप एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला आदमी मीटिंग में एंटर करे उससे पहले साउंड शुरू हो जाना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, प्रोजेक्टर लैपटॉप भी आपने कनेक्ट कर दिया है, तो आप क्या करिए, पहले मांगोल का वीडियो शुरू कर दीजिए। तो जो लोग मीटिंग में एंटर कर रहे हैं ना, वो सीधा देखना शुरू कर दिया, अच्छा ये मांगोल इनका प्रोडक्ट है, अच्छा इसके ये फायदे है, अच्छा ये कंपनी है। फिर या तो कोई आपको इवेंट का वीडियो शुरू कर सकते हैं, ठीक है, सिंगापुर टूर का क्लिप है तो उसको शुरू कर दीजिए। इन शॉर्ट, जब भी मीटिंग में लोग एंटर करें तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन एक शानदार होना चाहिए, बढ़िया सा स्टेज जो है वो सजा हुआ है, और उसके बाद जो है साउंड प्ले हो रहा है या तो कोई वीडियो प्ले हो रहा है। ये फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको 90% लोग नहीं कर पाते, आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब मीटिंग खत्म होता है, तब भी पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होना चाहिए, आखिरी इंसान भी जब तक हॉल को नहीं छोड़ देता तब तक आपका साउंड सिस्टम प्ले होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो साउंड सिस्टम वाला आप लेके आते हैं ना, उसके साथ हमें अपने दो लोग बिठाने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी अ, एक जगह पे मीटिंग में गया था, तो वहाँ पे साउंड सिस्टम वाले को मैंने बोला, "भाई कोई गाना बजाओ।" बोला, "मैं क्यों बजाऊँगा गाना भाई? मुझे तो खाली सिस्टम लाने को बोला है, मैं लाया तो आपका काम कर रहे हैं, आपका आदमी भी था।" तो उसका कोई गलती नहीं, उसको पता नहीं, तो उसको अगले दिन उसके साथ बैठना है कि भाई ऐसा-ऐसा हमारा सिस्टम है जहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह प्ले होंगे, तो आपके साथ हमारा भी एक आदमी बैठेगा। और कोशिश कीजिए कि आप बार-बार एक ही साउंड वाले को बुलाएँ, तो धीरे-धीरे उसको आपकी पूरी पैटर्न समझ में आ जाएगी। ये लोग का प्रोग्राम क्या होता है, कब-कब साउंड प्ले होता है, कौन-कौन सा सॉन्ग चाहिए, तो वो पूरा प्रिपेयर करके जाएगा। लेकिन इवेंट हमारी है, तो वो सारा प्रिपरेशन हमको करना चाहिए, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मैंने पिछली मीटिंग में बोला था कि पीपीटी को चलाने का जो रिमोट होता है ना, इसको पीपीटी प्रेजेंटर बोलते हैं। दोस्तों अमेज़न में ये 400-500 रुपए में मिलता है। इसमें एक छोटा-सा बैटरी लगता है, छोटा जो रिमोट का सेल होता है ना घर में, टीवी की रिमोट का, वो सेल लगता है। लेकिन ये प्रेजेंटर नहीं होने से बहुत दिक्कत होती है, बार-बार बोलना पड़ता है, सर नेक्स्ट, नेक्स्ट, आगे खींचिए, पीछे खींचिए, ये वाला नहीं, वो वाला। इससे क्या होता है कि पूरा रिदम टूट जाता है। प्लानर बड़ी प्रिपरेशन के साथ बढ़िया तरीके से स्टेज पे जाता है, बोलना शुरू करता है, वो कुछ और बोल रहा है, पीछे कोई और पीपीटी चल रहा है। तो प्रेजेंटर बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हर लीडर के पास होना चाहिए। जो भी लीडर अपनी टीम में सेमिनार्स कर रहा है, सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहा है, भाई 500 रुपया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, माइक्रोफोन जो है वो आपके पास वायरलेस होना चाहिए, वायर वाले नहीं होने चाहिए, वो जमाना चला गया, दुनिया से 10-15 साल पीछे चल रहे अगर हम वायर वाला माइक करें। तो यहाँ पे ना एक चीज और है, मैंने कई बार देखा है, कुछ लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि सर हॉट बुक किया तो साउंड तो होगा ही उनके पास। अरे होगा क्या होता है, जाके चेक करना पड़ता है एक दिन पहले। ठीक है ना, साउंड वाले को सब चीज पूछना है, माइक कौन सा लाओगे, कितने लाओगे, कौन सी कंपनी का है, वायरलेस कितना है, ये कितना है, वो कितना, सब पूछिए आप। ठीक है ना, और माइक्रोफोन का जो बैटरी होता है ना, वो 40 रुपए का आता है, और वो 40 रुपए का बैटरी आपके बैग में 1 से 2 बैटरी होना चाहिए। आप पूरा सिस्टम अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन वो बैटरी आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि यार उसको लाना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बात, उसको लाना चाहिए, लेकिन वो नहीं लाया तो आपका तो मीटिंग खराब हो रहा है ना। ये मीटिंग करने में आपने 1 लाख 1.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा हुआ है। वो 1.5 लाख रुपए का खर्चा, 300-400 लोगों का टाइम, पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी जो आपने क्रिएट किया, वो खराब हो रहा है, क्योंकि एक आदमी बोलता है सर माइक का बैटरी लो हो गया, मैं अभी बाइक लेके लेके आता हूँ। अरे आज तो संडे है, आज तो कोई खुला नहीं होगा। वो ऐसे बड़ी सी स्माइल देता है आपके सामने, क्या करोगे, आपका काम खराब हो रहा है ना। तो आपके पास ये बैटरीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है प्रोडक्ट के डिस्प्ले, जितना ज़्यादा लगा सकते हैं। अभी मैं सिलचर जाके आया, तो लतीकुल जी ने लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिया था। बहुत ही शानदार, ठीक है? तो प्रोडक्ट के डिस्प्ले देखिए, 2 प्रोडक्ट के डिस्प्ले करना बहुत ज़्यादा, जो दिखता है वो बिकता है ना भाई, वो दिखाना पड़ेगा हम लोग को। तो प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं है तो आपकी मीटिंग को 100 में से 100 मार्क नहीं मिल सकते। पूरा परफॉर्मेंस नहीं किया आपने, प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना चाहिए। एक बढ़िया से टेबल पे, बड़े से टेबल पे, एक व्हाइट कलर का एकदम शानदार जो कपड़ा होता है ना, व्हाइट कलर का जो चमकता है बढ़िया सा, ठीक है, आप इसे प्रिंट भी करा सकते हैं, माई रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड, या तो आई लव एमआरपीएल आगे प्रिंट किया हुआ है, उसको बढ़िया से टेबल पे आपने पिनअप कर दिया, और उसके ऊपर जब आप प्रोडक्ट रखते हैं तो क्या शानदार लगता है। लेकिन टूटा फूटा सड़ा हुआ सा टेबल है, उसके ऊपर 4 डब्बे रख दिए, तो फिर ये तो हम ही अपनी चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ना।
तो प्रोडक्ट के डिस्प्ले में हमारे मदर प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी हमारे मदर प्रोडक्ट्स है, जो हमारे बड़े प्रोडक्ट्स है, जिनकी वैल्यू भी ज्यादा है और प्राइस भी ज्यादा है और बिजनेस वॉल्यूम भी जिनका ज्यादा है, ठीक है ना। सी बकथॉर्न हो गया, मांगोल हो गया, फिर हमारे मेंस गोल्ड हो गए, वुमेन्स प्रोटीन हो गया, ठीक है, डाइबा जूस हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स, चैम्प, खास करके चैम्प हो गया। और मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप एक फ्रेंचाइजी से कांटेक्ट करके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को वहां पे रख दीजिए, जिससे बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। डेमो, आप आजकल डेमो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, डेमो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन डेमो में मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूँ जो समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि डेमो जो लोग करते हैं ना, उनको अगले दिन अपने घर पे प्रैक्टिस करके आना है। दोस्तों, हम लोग तुलसी का जो डेमो करते हैं, जिसमें पानी में बीटाडाइन डालते हैं, उसका फिर वहां पे स्मेल भी आती है केमिकल की, और उसका रंग भी जो है वो एक लाल उस टाइप का रंग हो जाता है। उसमें फिर हम जब तुलसी डालते हैं तो वो पूरा क्लीन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज अ केमिकल रिएक्शन, मतलब दो दो केमिकल, देखिए एवरीथिंग इज केमिकल, पानी भी केमिकल है, ठीक है ना, पानी भी केमिकल है। H2O, हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, इसको भी केमिकल। जो नमक है वो भी केमिकल है, NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, तो वो भी केमिकल है। नींबू में एसिड है, नींबू में क्या एसिड है। तो हम केमिकल का मतलब हमारा, हम जो नेगेटिव वर्ड बोलते हैं ना कि ये तो केमिकल है, वो सब हो गया आर्टिफिशियल, जो लैब में बनता है, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री की दुनिया में, दुनिया की हर चीज केमिकल से बनी है, ठीक है ना। तो उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस होता है कि तुलसी और बिटाडाइन के बीच में जो प्रोसेस होता है, उसमें रेशियो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप दुनिया भर का बिटाडाइन डाल देंगे, फिर आप तुलसी डालेंगे, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा कि जितने टाइम में वो क्लीन होना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो वो गलतियां कब होती है, जब हम पहली बार स्टेज पे जाके करते हैं। तो हमें उस इंसान को देना है जिसको 2 बार 3 बार जिसने किया है, जिसको प्रैक्टिस है, और वो अगले दिन भी पूरा प्रैक्टिस करके आए। और उसको करने के लिए, चाहे आप मांगोल का डेमो करते हैं, तुलसी का डेमो करते हैं, आप जो है ग्रीन टी का डेमो करते हैं, आप सौंफ का डेमो, कोई भी डेमो आप करते हैं, वो डेमो की किट रेडी कर लीजिए कि मुझे ये डेमो करने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। और वो अगले दिन पूरा उसको किट बना के रेडी रखना है। भाई मुझे 2 ग्लास चाहिए, पानी की बोतल चाहिए, बीटाडाइन चाहिए, तुलसी चाहिए, ठीक है? जो-जो चीज़ आपको चाहिए, उसका एक किट बना दीजिए, और वो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी किट लेके आए और वहाँ पे डेमो को परफ़ॉर्म करें, ठीक है? अब यहाँ पे और बहुत बढ़िया शानदार चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप जो डेमो करते हैं ना, उसमें आप नए लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। जैसे एक इंसान डेमो करता है, वो कैसे डेमो करता है कि देखिए दोस्तों, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये हो गया, दिख रहा है, ऐसा मत कीजिए। मैं क्या करूंगा, 2 लोग ऑडियंस से बुला लूंगा जो आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए हैं, जो अभी तक इस कंपनी के परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, जो अभी तक माई रिचार्ज में जुड़े नहीं है, या हमारा कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम है, ऐसे 2 लोग को मैंने स्टेज पे बुला लिया। दोनों के हाथ में पानी का गिलास दे दिया, बोला इसको स्मेल करके देखिए। कोई स्मेल है? बोला नहीं। ये क्या है? पानी है। बोला हाँ पानी। थोड़ा पी के देखिए। उनको हेजिटेशन है तो आप थोड़ा पी के देखिए, देखिए तो पानी है। बोला हाँ भाई ये तो पानी है। वो लोगों को बोलेंगे हाँ ये पानी है, इसमें कोई स्मेल है? कोई स्मेल नहीं। इसमें कोई कलर है? कोई कलर नहीं है। फिर दोनों में आपने थोड़ा थोड़ा बीटाडीन डाल दिया। बोला अब इसमें कोई कलर दिख रहा है? बोला हाँ। क्या दिख रहा है? उनको माइक कैसे रखिए, तो बोलेंगे ये थोड़ा लाल कलर जैसा हो गया। इसमें कोई स्मेल आ रहा है? बोला हाँ इसमें केमिकल जैसा कोई दवाई का स्मेल तो आ रहा है, ठीक है। फिर आपने तुलसी दिया, उसको स्टर किया, फिर उनको बोले आप बताइए सर, जिसमें हमने तुलसी ऐड किया उसमें आपको कोई स्मेल आ रहा है? बोला इसमें स्मेल तो आ रहा है लेकिन तुलसी का आ रहा है, इसमें खुशबू आ रही है, पहले बदबू आती थी, अभी खुशबू आ रही है, और ये एकदम साफ हो गया। दूसरा सर ये इसमें अभी भी स्मेल आ रही है। तो ये जब नए लोग इसको देख के करते हैं ना, तो पहले तो वो 2 लोग पूरी तरीके से रेडी हो गए, यार ये तो बहुत ही बढ़िया। तो लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। आप नए लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, उनसे सवाल पूछिए कि आप बोलिए इसमें कोई स्मेल आ रहा है, आप बोलिए इसमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वो खुद बोलेंगे। तो डेमो जब आप करते हैं ना, तो ये आपको धीरे-धीरे करके एक मास्टरी डेवलप करनी है कि आप नए लोगों को इन्वॉल्व करके इसमें डेमो करें। चाहे आप नांगोल के डेमो करते हैं या फिर आप तुलसी का डेमो करते हैं, कोई भी डेमो करते हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर किट होना ज़रूरी है, और आप उस रूप में कीजिए। उसके बाद आप प्रोडक्ट की स्टैंडीज़ रख सकते हैं। स्टैंडी ये बहुत ही शानदार चीज़ है। आज की डेट में 1200-1300 रुपए में एक स्टैंडी बन जाती है। स्टैंडी मतलब जो बैनर को कहीं पे भी आप खड़ा कर सकते हो। उसके नीचे एक स्टैंड होता है, ऐसा करके खींच के आपने खड़ा कर दिया। और अच्छी बात है कि उसमें आप बैनर को चेंज भी कर सकते हो। वो जो मैकेनिज्म होता है ना, उसमें बैनर को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास एमडी सर का एक स्पेशल स्टैंडी होना बहुत जरूरी है। आप कहीं पे भी बड़ी मीटिंग करने के लिए जा रहे हो, अपने गाड़ी में स्टैंडी लेके चले गए, आपके पास जो है अपने टॉप लीडर का एक स्टैंडी होना जरूरी है। आपके पास मांगोल का स्टैंडी होना चाहिए। आपके पास स्मार्ट कंज्यूमर, कंप्लीट स्मार्ट कंज्यूमर को उसमें एक्सप्लेन किया, उसका स्टैंडी होना चाहिए। आपके पास डायमंड क्लब का एक स्टैंडी होना चाहिए। और रिसेंटली जो ऑफर कंपनी ने लॉन्च किया है,
उसके बैनर प्रिंट करा दीजिए स्टैंडिंग के साइज के और उसको भी वहां पे रख दीजिए, जिससे जितने लोग मीटिंग में आएंगे ना बोले अच्छा ये कोई नया ऑफर आया है, इसको जानना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और जब उनके अपलाइन उनके बारे में समझाते बोला हाँ बाहर बैनर भी लगे, हमने देखा है कोई ऑफर तो आया, लैपटॉप ऑफर आया है, बाइक ऑफर आया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो रिसेंट जो प्रोग्राम आपका आने वाला है, रिसेंट जो ऑफर चल रहा है उसके भी बैनर प्रिंट करके आप वहां पे 200-400 रुपए में बैनर प्रिंट हो जाते हैं, स्टैंडी में लगा दिए। तो ये स्टैंडीज आपके पास एक टीम के पास, एक अच्छी टीम के पास, एक मजबूत टीम के पास, एक ग्रोइंग टीम के पास कम से कम 10 स्टैंडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम लोग देखते हैं कि मीटिंग में क्या होता है कि मीटिंग 3-3 4-4 घंटे चलती है और आगे की लाइन में जो बैठे हैं उनके लिए पानी के बोतल के बक्से आ जाते हैं और बड़े शान से वो लोग एक-एक बोतल उठा के लोगों को देते हैं और पीछे जो लोग बैठे हैं ना, वो सोचते हैं क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें प्यास नहीं लगती है? आगे बैठे वो तो बड़े शान से पानी पी रहे हैं, हम लोग इधर प्यास से मर रहे हैं। तो भाई आप प्लानिंग अच्छे से करो ना, ₹5 का बोतल आता है और बल्क में तो मुझे लगता है उससे भी कम में पड़ता होगा। आप ₹50 टिकट रख रहे हो तो ₹60 रखो, कोई बात नहीं, लेकिन एंट्री पे ही आपने एक पानी का बोतल दे दिया। लेकिन चालू मीटिंग में, चालू प्लान में कोई पानी बाँट रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये भी देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है, ठीक है ना? क्योंकि वो स्टेज पे कोई बोल रहा है ना, उसको डिस्टर्ब होता है। जब स्टेज पे आप बोल रहे हो और आपके सामने लोग बैठे हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे असर करती है। उसके बाद फ्लावर बुके, बहुत बड़े-बड़े बुके मत लाइए। फ्लावर बुके को बोलते हैं टोकन ऑफ लव। टोकन छोटा होता है। टोकन का मतलब ही होता है छोटी चीज़। टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। तो छोटा बुके लाइए, लेकिन एकदम छोटा भी मत लाइए, ठीक है ना? आप बुके के बदले बुक दे सकते हो। आप 200-300 रुपए का बुके दे रहे हो अपने डायमंड डायरेक्टर को, उसको एक बुक दे दो 300 रुपए की, उसको बढ़िया-सा गिफ्ट पैक करके दे दो, ये भी एक सम्मान है, ठीक है? तो ये बुके तो क्या है, वो घर लेके जाएँगे या तो वहीं पे पड़ा रहेगा, लेकिन बुक है तो उसको इस्तेमाल मतलब पढ़ सकता है आदमी, अपने पढ़ने के बाद किसी और को दे सकता है। सर्टिफ़िकेट्स जो है, वो आप बाँटते हैं तो पहले से प्लान होना चाहिए कि भई सर्टिफ़िकेट कहाँ पे रखे जाएँगे, कौन 2 लेडी लीडर है जो प्रॉपर प्रॉपर ड्रेसिंग में ट्रेडिशनल ड्रेसिंग में आए हैं, वो उनके पास वो ट्रे कौन-सा होगा, वो ट्रे पे भी एक बढ़िया-सा कपड़ा होना चाहिए और उसके ऊपर ट्रे जो है वो ट्रे रख के वो कौन लेके आएगा, कौन जो है वो अगर आपने हार बनाया तो लेके आएगा, कौन ट्रॉफी लेके आएगा, कौन सर्टिफिकेट ले आएगा, उसको सब जो लेके आएगा ना उसको ही पूरा इंतज़ाम करना है, कहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर का है, कहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर का है, कहाँ पे स्मार्ट कंज्यूमर का है, कहाँ पे डायमंड क्लब का है, कहाँ पे मेन अचीवर का है, वो पूरा उनको वहाँ पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद मोमेंटो है, जो गिफ्ट आप लाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर मीटिंग में आप गिफ्ट का खर्चा करें, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन अगर उस टाइप से आप करते हैं, तो उसको अच्छे से रैप अप करके, बढ़िया से करके आप जो है लाइए। ये चीज़ें जो है उसकी वैल्यू बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपको हज़ारों रुपए का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप हज़ारों रुपए का खर्चा करेंगे, महँगी-महँगी गिफ्ट लेके आएँगे, मैं तो बोलता हूँ मेरे लिए तो लाओ ही मत आप। ठीक है ना? क्योंकि मैं इतनी मीटिंग्स करता हूँ, इतने सेमिनार करता हूँ, ज़रूरी नहीं है। हमारा मेन पर्पज़ है कि भई हम लोग तो लोगों को कुछ सिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं ना। हाँ, आप एक छोटा-सा मोमेंटो दे सकते हैं, रिस्पेक्ट के लिए एक छोटा-सा बुके आपने दे दिया तो हो गया। ठीक है, ठीक है ना? तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग को अच्छे से समझने की ज़रूरत है और ये चीज़ें समझिए। उसके बाद अगर आपके प्रोग्राम में टी ब्रेक है या आपने चाय का इंतज़ाम किया तो एकदम लास्ट में होना बहुत ज़रूरी है, एकदम लास्ट में। जिससे कि प्लान के बाद भी लोग वो चाय के बहाने बैठे और उसके साथ जो है वो आगे बढ़ सकें, ठीक है? कुछ और चीज़ें हैं जिसको लेके मैं आपको ये चेकलिस्ट तो हमने फिर से बनवाया है लेकिन पिछले बार का जो पीपीटी है उसमें कुछ और चीज़ें हैं, वो आपके सामने मैं यहाँ पे एक बार शेयर करता हूँ और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शेयर करना। मुझे एक बार पीपीटी निकालना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने पिछली बार आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा था कि आप में से कितने लोगों ने जो है मीटिंग को फाइनल किया है? तो एक बार आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, आप में से कितने लोगों ने पिछली बार मैंने बोला था कि सेमिनार करना बहुत ज़रूरी है, तो आप में से कितने लोगों ने इस पूरी ट्रेनिंग के बाद जो है सेमिनार को फाइनल किया है? एक बार मैं जानना चाहता हूँ, कौन-कौन है जिन्होंने सेमिनार को फाइनल किया है? एक बार बता सकते हैं? एक बार हैंड रेज़ कीजिए जिन्होंने सेमिनार को फाइनल किया है, कि हाँ सर पिछली बार जो मीटिंग हुआ था उसके बाद हम लोगों ने सेमिनार डिसाइड किया है। चलिए चंद्रेश जी है, कविता मैडम है, देवरंजन सर है, श्वेता मैडम तो ऑलरेडी कर ही रहे, भूषण सिंह जी है, शिवानी भट्टाचार्य जी है, राखी मैडम है, कौशिक विश्वास है, वेरी गुड, सांताना मैडम है, बहुत बढ़िया, सौमेन भौमिक सर उन्होंने भी प्लान किया है, चंदन हरिजन कूच बिहार से उन्होंने भी प्लान किया है, सीमा सेठी जी है,
वेरी गुड। हेमलता देवी है, किशोर जी है, बहुत बढ़िया। और मैं खास करके उत्सुक उन लोगों में हूँ जो कल्पना मैडम ने भी हैंड रेस किया है, और भी लोग कर रहे हैं। चंदा मंडल भी है, वेरी गुड। तपन पात्रा जी है, वेरी गुड। लेकिन मैं उत्सुक उन लोगों में ज्यादा हूँ जो लोग नया प्लान कर रहे हैं कि सर अभी हम लोग एक 50 लोग का मीटिंग प्लान कर रहे हैं, 40 लोग का मीटिंग प्लान कर रहे हैं। हम लोग नहीं करते थे, लेकिन आपने जो बातचीत की उससे हम डिसाइड किया कि अब हम लोग खुद करना शुरू करेंगे। तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो नया शुरू कर रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ी बात है। चलिए, तो पिछली बार का जो पीपीटी है उसमें हमने बातचीत करी थी कि सफल कैसे बनाए सेमिनार को, ठीक है। उसमें हमने ये सारे टॉपिक्स के ऊपर बातचीत किया था। उसमें जो बाकी है उसको लेके आज हम लोग आगे बातचीत करेंगे कि भाई हमने डिफरेंस देखा था कि सेमिनार ट्रेनिंग, सेमिनार एंड ट्रेनिंग और स्पेशल वर्कशॉप, स्पेशल ट्रेनिंग वर्कशॉप, इसका डिफरेंस क्या है, कब करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे के ऊपर बहुत लंबी बातचीत चल रही है हमारी। अगर आप प्लानिंग करने में फेल गए हैं तो फेलियर के लिए आप पूरी तरीके से रेडी रहिए, ठीक है ना। तो वो उसके ऊपर बात की थी। फिर हमने बोला था कि 3 चैलेंजेस आती है गैदरिंग, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि भाई कोर कमिटी का निर्माण कीजिए, और अगर आप जो है 100 लोग इकट्ठा करना चाहते हैं तो कम से कम 250 पासेस को प्रमोट कीजिए। फाइनेंस मैनेजमेंट, उसमें मीटिंग का टोटल जो एक्सपेंस हो रहा है, टोटल जो खर्चा हो रहा है, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ पासेस करके कमिटी में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और परफॉर्मेंस के ऊपर आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100 लोग, आपको अंदाजा है कि 100 लोग आएंगे तो आप 80 लोग का हॉल बुक कीजिए। अगर आपको अंदाजा है कि 200 लोग आएंगे तो आप 170 150 लोग का हॉल बुक कीजिए। फिर आप कुछ लोग को स्टेज पे भी बिठाएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा ये, ठीक है ना, और बड़ा लगेगा आपको। कोर कमेटी का निर्माण करना है, कौन कौन होना चाहिए, रोल टेबलर्स को लाइए। अपकमिंग रोल टेबलर्स को भी ला सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी टीम की अभी सिचुएशन क्या है। आपके पास ऑलरेडी 30-40 रोल टेबलर लीडर्स है तो फिर आप सिर्फ रोल टेबलर्स को यहाँ पे रखिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोर कमेटी, कोर कमेटी का निर्माण किया जाए, 1 महीने पहले इवेंट को प्लान किया जाए, एक्सपेंस का कैलकुलेशन किया जाए, और हर एक कोर कमेटी को अलग अलग जिम्मेदारी यहाँ पे दी जाए। उसके बाद कितनी कमेटी होगी, बुकिंग कमेटी, प्रिंटिंग कमेटी, इन हॉल कमेटी, स्टेज असिस्टेंस कमेटी, टेक्निकल कमेटी, होस्ट कौन होगा, प्लानर कौन होगा, बैकअप कौन होगा, म्यूजिक मैनेजमेंट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी भी टीमें हैं माई रिचर्च में जिन्होंने इसको इतना हाईफाई कर दिया है, इतना इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए हैं। उनके पास 5-5 प्लानर है, 5-5 होस्ट है, और वो संडे के दिन उनके सीनियर बोलते हैं कि चलो भाई आप प्लान करोगे, आप होस्टिंग करोगे। कौन करेगा पहले नहीं बताते। वो जो 5 प्लानर है, पांचों के 5 प्रिपरेशन करके आते हैं। वो जो 5 होस्ट है, पांचों के 5 प्रिपरेशन करके आते हैं कि मेरा भी नंबर लग सकता है। कभी भी बोला चलो भाई जाओ स्टेज पे प्लान दिखा दो, वो रेडी है। ऐसा नहीं कुछ वो 1 महीने पहले बोला है। तो ये नेक्स्ट लेवल की बात है। और अगर हमें इस बिजनेस में करोड़पति बनना है, कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो फिर उस नेक्स्ट लेवल पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम अगर हम लोग मजबूत बना देंगे ना, तो सिस्टम हम लोग को तैयार कर देगा। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो आदि मानव होता था, जंगल में रहता था, उसको जानवरों से बड़ा खतरा रहता। तो दिन में तो वो संभल जाता था, शिकार भी करता था अपने लिए, लेकिन रात को उसको सोना तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए इंसान का शरीर ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि भाई आपको 8-10 घंटे इसको स्विच ऑफ करके सोना पड़ेगा, आराम करके सोना पड़ेगा, तभी बैटरी चार्जिंग होगा, कल फिर पूरा दिन चल पाएगा, ठीक है ना। तो जब इंसान सो रहा है तब कोई हमला कर देगा तो वो क्या करते थे, वो जंगल में किसी गुफा को ढूंढते थे। अब जनरली गुफा क्या होती है कि आगे में उसका एक जाने का एंट्रेंस होता है, फिर पीछे से पूरा पत्थर होता है, तो एक ही एंट्रेंस होता है। फिर एंट्रेंस पे वो लोग क्या करते थे, वो लोग आग जलाते थे। अंदर गुफा में 15-20 लोग का कबीला फैमिली चला गया, फिर एंट्री पे थोड़े आगे आग जलाते थे, क्योंकि हर जानवर को, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, उसके बाद शेर, चीता, सबको आग से बड़ा डर लगता है। आग से हर कोई जानवर दूर भागता था, और वो आग बनी रहती थी तो अंदर कोई आएगा नहीं, और ये लोग आराम से सोते थे। तो अब आग को भी तो जिंदा रखना पड़ेगा। 2 घंटे बाद आग बुझ गई तो ये लोग क्या करते थे, बारी बारी एक एक इंसान जागता था कि 2 घंटे मैं जागूंगा, फिर आप जागे, फिर आप जागे, फिर आप जागे। तो एक इंसान जागता है, बाकी लोग आराम से सो रहे हैं। तो सारे लोग मिलके क्या करते थे, वो आग की रक्षा करते थे और आग उनकी रक्षा करते। तो अगर हम सब लोग मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, हम सिस्टम की रक्षा करेंगे तो सिस्टम हमारी रक्षा करेगा। अगर हम सिस्टम को पावरफुल बना देंगे तो सिस्टम हमें पावरफुल बना देगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भी स्टेज परफॉर्मेंस, जब आपको स्टेज पे बोलने का मौका मिलता है, दोस्तों कुछ कुछ गलतियां मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या करते हैं स्टेज पे। पहले तो स्टेज पे उन्हीं को जाने दीजिए जो प्रॉपर ड्रेस कोड में है। जो ड्रेस कोड में नहीं है उनको प्यार से समझाइए कि सर देखिए आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इस मंच पे जाने के लिए ना आपको प्रॉपर ड्रेस कोड में अगली बार आना पड़ेगा, इस बार आपको मौका नहीं मिलेगा।
ठीक है? या तो एक प्रॉपर ऑडियो पहले से ही बना दिया जाए मीटिंग से 2 दिन पहले कि जो भी आपको मौका मिला है स्टेज पे जाने का, तो आपको एक प्रॉपर जो है ड्रेस कोड में जाना है। अगर आप प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं होगे, क्या-क्या है वो भी बता दीजिए कि आपके पास जूते होने चाहिए, टाई लगा होना चाहिए, बता दीजिए ऑडियो में। तो अगर उसमें नहीं है तो आपको स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर ड्रेस कोड में जाना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने देखा है कि जो लोग स्टेज पे जाते हैं, वो उनको अगर 1 मिनट का टाइम मिलता है ना, तो 1 मिनट में से वो 40-50 सेकंड तो इसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद देखिए बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ना करें। लेकिन आप आज का पर्पज़ तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट पीपल वांट टू लिस्टेन फ्रॉम यू। लोग क्या सुनना चाहते हैं आपसे? लोग आपसे ये सुनना चाहते हैं कि इस कंपनी में आपने कितना पैसा कमाया? इस कंपनी में आपको इनकम कितनी है? इस प्रोग्राम में, इस प्लान में आपने क्या-क्या अचीवमेंट किया? तो आप उसको हाइलाइट कीजिए ना। एक आदमी स्टेज पे जाके सीधा बोलता है कि दोस्तों माय रिचार्ज आया था मॉर्निंग। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले महीने की इनकम मेरी 50,000 रुपये है। तो ये हो गया हथौड़ा कि पहले ही आपने हथौड़ा मार दिया। अब लोग आपको सुनेंगे यार 50,000 कमा रहा है आदमी, इसको तो सुनना पड़ेगा, ये 50,000 कमा रहा है, क्या बात करता है, कैसे कमाता होगा पता है। अब लोग आपको सुनेंगे। ठीक है? तो आप ये मेरा जो सवाल है ना, इसको आप याद रखिए कि व्हाट पीपल वांट टू लिसन फ्रॉम यू। लोग आपसे क्या सुनना चाहते हैं, लोग जो सुनना चाहते हैं ना, वो आपको बताना है। ये नहीं कि आप क्या फ़ील करते हैं। ठीक है? दूसरा कि लोग आपको पहले देखते हैं, उसके बाद सुनते हैं, तो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन एक अच्छी इंप्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो आप जब स्पीच देते हैं, तो आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि भई सभी लोगों का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ अपने अपलाइन और सभी लोगों का, और अपनी बात को शुरू करूँगा। या तो अपलाइन को थैंक्स वाला बात आप पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन टाइम देखिए ना। आपको जिस दिन बोला है भई आपको आज 30 मिनट बोलना है, उसके आपके पास टाइम है, आप अपलाइन का नाम लेके बोलिए कि इन्होंने मुझे गाइड किया, इन्होंने मेरा सब कुछ मुझे सिखाया, इनका बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है? मेरे बारे में धन्यवाद नहीं करेंगे, मैं सामने बैठा हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। आज ये रिकॉर्ड भी हो रहा है मीटिंग, यूट्यूब पे भी आ जाएगा। कभी मैं आपको बोलूँगा ना कि आपने स्टेज पे मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तो ये रिकॉर्डिंग मुझे दिखा देना, जो अभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? तो आपने पहले इनको धन्यवाद, फिर उनको धन्यवाद, फिर चेतन सर को धन्यवाद, फिर मेरे अपलाइन को धन्यवाद, फिर उनको धन्यवाद, फिर पहली बार आया उनको धन्यवाद, अपने आप को धन्यवाद। तो हर आदमी धन्यवाद करने के लिए स्टेज पे जाएगा, तो मैसेज कौन देगा? ठीक है? तो आपने क्या अर्निंग किया है, और आपकी स्पीच ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को डिसीजन लेने में मदद मिले। लोगों को डिसीजन लेने में मदद मिले। जैसे आप सोचिए कि एक आदमी डिसीजन क्यों नहीं ले पाता? जैसे वो मीटिंग में आया, सेमिनार में आया, पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गया। लेकिन वो क्या सोचता है कि चलो मैं 1-2 दिन में करता हूँ, फिर 2 दिन में वो लोगों से मिलता है, फिर थोड़ा उसके दिमाग में कचरा आ जाता है। तो आप स्टेज पे जाके बोलिए कि दोस्तों आज इस मंच पे अगर मैं एक सफाई डायरेक्टर के रूप में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तो उसका सबसे पहला रीज़न है कि मैंने ऑन द स्पॉट जॉइन किया था। और मैं आपको भी कहता हूँ, अगर आप डिसाइड कर चुके हैं, आज ही जॉइन कीजिए, आपको कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। ये दुनिया का सबसे बेस्ट कंपनी है, हमारा इंडिया का कंपनी है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, शानदार प्रोडक्ट है। तो आपने टॉपिक के ऊपर बातचीत, आपने उसके ऊपर बातचीत की। एक आदमी स्टेज पे जाके बोलता है, दोस्तों मेरे ऊपर 2 लाख का कर्जा था, मैंने इस सिस्टम से अपना 2 लाख का कर्जे को उतारा है। आज मैं कितना सुकून महसूस कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर आपके ऊपर कोई लोन है, तो आप इस सिस्टम से बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए, बिना अपने परिवार को डिस्टर्ब किए, आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। एक आदमी स्टेज पे जाके बोलता है कि दोस्तों जब मैंने प्लान देखा, प्लान तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मेरे अंदर एक डाउट था कि मैं लोगों से बात कर पाऊँगा कि नहीं? मैं लोगों को जोड़ पाऊँगा कि नहीं? फिर जब इस मीटिंग में, इस बिज़नेस में मैं आया, जब यहाँ पे मैंने इस परिवार का हिस्सा बना, तो मुझे पता चला कि इनका ट्रेनिंग सिस्टम इतना शानदार है। यहाँ पे इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है कि आज देखिए मेरी टीम में 22 लोग जुड़ चुके हैं, 22 लोग। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ आपके मन में है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीखने को तैयार है, तो आपके भी 22 क्या 22 लोग की टीम बनेगी। तो आपने टॉपिक पे बात, आपने ऐसे टॉपिक पे बात किया जो अगले इंसान को डिसीजन लेने में मदद कर रहा है। ठीक है ना? फिर कुछ लोग स्टेज पे जाके बोलते हैं, आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा है, जोश खत्म हो गया क्या? दोस्तों ये आप तभी बोलते हैं जब आप अंदर से डरे हुए हो। जब आप तैयारी करके नहीं गए कि आप क्या बोलेंगे। कुछ लोग स्टेज पे जाके बोलते हैं आज मैं सुनने के लिए आया हूँ, आज कुछ नहीं बोलूँगा। फिर आप जाओ ही मत स्टेज पे। ये भी बोलने के लिए क्यों जा रहे हो? अरे भाई आपको 1 मिनट दिया गया है। इट इज़ वेरी 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 वैल्यूएबल 1 मिनट।
आपके सामने 500 लोग बैठे, आप 500 लोगों की 1 मिनट ले रहे हो, इसका मतलब पता है आपने 500 मिनट, आपको 10 घंटे मिले हैं। 500 लोगों का 1 मिनट, अगर आप 1 मिनट स्टेज पे जाके बर्बाद करते हो तो 500 लोगों की 1 मिनट बर्बाद की। आपने बहुत बड़ा समय बर्बाद कर दिया। आप तैयारी करके जाओ कि 60 सेकंड्स है ना, बोलेंगे जबरदस्त, खड़ा कर देंगे लोगों को, जोश के साथ बोलेंगे, 60 सेकंड में अपनी बात रख के आएंगे। 2 बात बोलेंगे लेकिन जबरदस्त बोलेंगे। बोल सकते हैं। आप स्टेज पे जाके बोलते हैं कि आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सुनने के लिए आया हूँ, या आप भाग रहे हो, माइक से दूर भाग रहे हो। ठीक है, तो ये काम हमको नहीं करना है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्ट डेमो में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। रिफ्रेशमेंट्स हमको लास्ट में देना है, बीच में चाय नहीं आनी चाहिए। ठीक है, किसी के लिए मत लाइए, किसी के लिए मत लाइए। मैं मेघालय में जब फर्स्ट टाइम मीटिंग करने गया था, इधर प्लान से शुरू हुआ, मेरे लिए खाना आ गया सामने, टेबल के सामने खाना। मैं बोला ये हो क्या रहा है? बोला सर आप खाना नहीं खाएंगे। अरे भाई प्लान चल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए वो लोग का कल्चर ऐसा है, कोई भी इंसान आता है तो उनको खाना खिलाना है, उनका कल्चर ज्यादा हॉस्पिटैलिटी वाला। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि ये चीज हम लोग मीटिंग के बाद कर सकते हैं। ठीक है, चालू मीटिंग में मैं वहां पे बैठ के खा रहा हूँ, पीछे वाले प्लान देख रहे हैं, आगे वाला प्लान दिखा रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। तो ये एकदम लास्ट में आना जरूरी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मीटिंग में इसको लिख लीजिए, ये आपका आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरूर लिख लीजिए। हर मीटिंग में अगली मीटिंग का अनाउंसमेंट होना चाहिए। अगर आज आपकी ट्रेनिंग है तो अगली ट्रेनिंग की डेट अनाउंस कर दीजिए, डेट, वेन्यू, सब कुछ अनाउंस कर दीजिए। बुक कर दीजिए, बुक करके अगली मीटिंग पहले से बुक करके रखिए, और उधर उसका बैनर दिखा दीजिए। और अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हो तो मैं तो बोलता हूँ उसी दिन पास भी दे दी, कि भाई पास भी आ चुके हैं, ले लीजिए आज अगली मीटिंग के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग का अनाउंसमेंट एट द एंड, हर मीटिंग में नेक्स्ट मीटिंग का अनाउंसमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ, टाइम भी फिनिश हो चुका है। और करना शुरू कीजिए। सब कुछ जानने से नहीं होता है, करने से होता है। जानना और करना, फिर जानना, फिर करना, ये एक चेन रिएक्शन है। ये आपको बढ़िया बनाता है, शानदार बनाता है। और अगर आप एक मोमेंटम से काम करते जाएंगे, ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स करते जाएंगे, सेमिनार्स करते जाएंगे, एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, उससे मोमेंटम क्रिएट होता है। और वो मोमेंटम फिर आपके बिजनेस में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख दूर तक आपको लेके जाता है। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय